चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बोला है कि हम लोगों ने 1 सितंबर से अपने सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी की 2024 की सारी शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और रोज एक एनालिसिस 9:15 बजे रात रोज रेगुलर सेशन ये रहेगा। कल आपको मैंने टाइमिंग वगैरह बता दिया है, 9:15 बजे आप लोगों की रेगुलर क्लासेस रहेगी, जिसमें हम लोग जीडी के पूरे मैथ्स के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। बढ़िया से तैयारी में लग जाओ। अब आपको पता है 5 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके लिए प्रॉपर जो एसएससी जीडी का हमारा कॉम्बो बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके के साथ। जिसको ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन कर लीजिए। 9 तारीख से उसकी लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आज आपको पता है रेलवे का भी नोटिफिकेशन, एनटीपीसी का नोटिफिकेशन, वैसे न्यूज़पेपर वाला तो आ ही गया था, लेकिन अब ऑफिशियल साइट पर भी आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी 2024 की शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम जो अपने जो भी डाउट्स वगैरह आप लोगों के होंगे तो उनको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आ चुका है। आज हमने क्वेश्चन बाइलिंगुअल भी कर दिया है, तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए अब आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इसका आंसर अब आपको देना है। जल्दी से बताइए। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है। ओके, कैसे मिटेगा इसको? ठीक है। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है और 20% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है। फिर हमें बोला है छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले आप समझिए, अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूं, एक सेकेंड है ना, चलिए 100 रुपए की चीज पर 50% बढ़ाकर अंकित कर दिए तो 150 हो गए, और फिर वो 20% की छूट देता है। 150 का 20% 1/5 होता है। अभी अब आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, 20% 1/5, 25% 1/4, 11 से 1/9% 1/9, ठीक है। और नहीं तो फिर 150 इंटू 20/100 ऐसे पता करो भी परसेंटेज को, तो 30 यूनिट आएगा। और नहीं तो डायरेक्ट 150 का 1/5, 30 रुपए यहां से डिस्काउंट मिल गया तो हो गया 120। अब बताओ 100 रुपए की चीज को अगर आप 120 में बेचोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 20%, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए इसमें 1% भी आपका कोई कंफ्यूजन है क्या? हो जाएगा ऐसा प्रश्न? इसके बारे में अलग से भर सकते हो फॉर्म मनीषा, इसमें कोई इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, वो इस प्रकार से है, समझिएगा। 5 संख्याओं का औसत 32 से अगर एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या कितनी होने वाली है? सबका आंसर आना चाहिए सवाल का, इससे बेसिक और अच्छा क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। ओके, तो समझिए बात को कैसे हल करना है इसको। ओके, क्वेश्चन हमारे पास 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो माय डियर स्टूडेंट इनका जो योग बन जाएगा ना वो बन गया 160। अब हमें क्या बोला, अगर एक संख्या हटा दी जाए मतलब वहां से हमने उसको रिमूव कर दिया, तो बाकी का औसत 28 हो गया। तो मैं कहूं तो 4 संख्याओं का औसत 28, तो ये 32, 3, 8 इंटू 4 32, फिर 3, 4 दूनी 8 और 3 112 हो चुका। 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 1 गया 4, वो संख्या हो जाएगी 48। हटाई गई संख्या का रिजल्ट आप सभी के सामने आ चुका है और वो हो जाएगा अपना
48। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या? वो दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ओके, 48 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब इसका आंसर मैं चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी जल्दी से जल्दी बताए। एक सेकेंड है ना, ठीक है। कलर हम डिसाइड थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं इसलिए। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। सर आवाज थोड़ी गूंज रही है, एक सेकेंड रुकना, इसका इलाज कर देते हैं। ठीक है, अब नहीं गूंजेगी। ठीक है, अब ठीक है, आवाज देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा अपना उत्तर। अरे भाई ये इतना कैसे हो गया? चलो 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या, ये तो कहीं एक सेकेंड है ना, ओके। तो 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं क्या होने वाली है वो हमें बताना है। एक सेकेंड, नहीं दिक्कत आ रही कुछ बोर्ड में। ठीक है, एक सेकेंड, अब ये ठीक हो गया। ओके, तो 32 से पहले पहली अभाज्य संख्या, अरे भाई कैसे बनानी है? चलो एक सेकेंड रुको। ठीक है, इसे काम चला लेंगे अपन। ओके, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं। सबसे पहली 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो चुकी है, 17 हो गया, 23 हो चुका है, 29 हो चुका है। इसके बाद की हमें काम में नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। कहां तक बोला 32, उसमें 31 भी काउंट हो जाएगा। इन संख्याओं का औसत पहले तो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। प्रथम 10, 3 3 6 3 9, एक आध रहेगी क्या? 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 भी आ गई। इन 10 संख्याओं का योग आप कॉपी में लिख लो कहीं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है। ये आप याद रखो क्योंकि कैलकुलेशन में मदद करता है। ओके, चलिए ठीक है। अब सुनिएगा, 129 तो था ही, 11वीं संख्या ये बन रही है, तो 30 और ये 160 और नंबर हो चुके हैं 11, 11 एकम 11, फिर बच गए कितने अपने 5, 11 इंटू 4 44, 14 पॉइंट कुछ बनेगा। ये 14 वाला ऑप्शन है नहीं, ये भी 14 का है नहीं, ये भी है नहीं, तो यही उत्तर हो चुका है। इसको पॉइंट के बाद सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि पॉइंट के बाद सॉल्व करोगे तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। और इसमें आप बताओ डायरेक्ट अपना उत्तर मिल चुका हमें, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस प्रकार से, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल। और जिस भी बच्चे को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, मैं कल भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इस क्लास की पीडीएफ इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9509852710, या फिर आप जब ऐप के ऊपर जाओगे पीडीएफ वाले लोगों पे क्लिक करोगे, एसएससी जीडी आपकी 2024 ऑल शिफ्ट बना हुआ है मैथ्स का, वो फोल्डर बना, उसमें ये सारी शिफ्टें अपलोड कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 है, उतने ही पैसों में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। तो आराम से समझना, 3 नोटबुक प्लस मैं कहूं 6 पेन का मूल्य अपने पड़ रहा है 3000। फिर क्या बोला? उतने ही पैसों में 1 नोटबुक और 12 पेन, 1 नोटबुक और 12 पेन हम ला रहे उतने ही पैसों में, यानी 3000। कोई तकलीफ नहीं है। हमें बोला 15 पेन खरीदना चाहता है तो कितना भुगतान करना होगा। अब मैं यहां जो बात बताऊंगा ना, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको ऐसे सवाल जहां पर ऐसी इक्वेशन बन रही है उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपको पेन का मूल्य लाना है तो आप तय कर लो कि आपको इसके जो अलावा वैल्यू बचती है उसको बराबर करना है। जैसे अगर पेन लाना है तो नोटबुक को बराबर कीजिए, और कल को अगर नोटबुक का पूछे तो पेन की संख्या को बराबर करेंगे, तब ही हमारा रिजल्ट बनेगा। हाँ या ना बोलिए। तो आप देखिए, अगर मुझे पेन लाने हैं तो नोटबुक बराबर कर दो, इसका गुणा 1 से कर दो, इसका गुणा 3 से, ताकि ये नोटबुक बराबर हो जाए। 3 एकम 3, 3 नोटबुक, 6 एकम 6, 6 पेन बराबर में 3000। इधर देखना, 3 एकम 3 नोटबुक प्लस 12 इंटू 3 36 पेन बराबर में 3 इंटू 3 9000। बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा सकते हो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 36 में से 6 गया, माइनस का 30 लिख दो भले, माइनस 30 पेन। 9 में से ये गया माइनस का 6000, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, 0 से 0। एक पेन अपने कितने का पड़ जाएगा, 200 रुपए का। और एक पेन 200 का है, हमें 15 पेन लेकर आने हैं, तो मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा अपना 3000। और 3000 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। देखो इसमें सीखना क्या था इस सवाल में, ये सवाल बहुत इजी था। सीखना बस इतना सा है कि जब आपको पेन का मूल्य पूछे तो नोटबुक की जो संख्या है उसको इक्वल करो, और कल को मैंने नोटबुक पूछ लिया होता तो मैं पेन की संख्या को इक्वल करता। बहुत जने एक चीज और पूछेंगे, इक्वल कैसे करते हैं? सबसे बढ़िया तरीका ये, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। इक्वल का सबसे इजी मेथड है। एलसीएम भी बुला सकते हो, दोनों का एलसीएम 12 आ रहा है, 6 का गुणा 2 से, 12 का गुणा 1 से। नहीं तो देख लो, 12 इधर रख दो, 6 इधर रख दो। इससे बढ़िया मेथड तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और कल की इसकी जो पहली शिफ्ट आई होप सभी बच्चों ने जरूर देखी होगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तुरंत आपको पीडीएफ क्लास एंड होने के बाद मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है? अभी पहले नहीं मिलेगी। जो क्लास का सॉल्यूशन मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसका सॉल्यूशन आपको फिर मिल जाएगा। चलिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर देने का प्रयास करना है। बताइए क्या होगा? विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिनके बीच 1003 और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सके, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की संख्या समान मिले। यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो बिल्कुल क्या हो, समान हो, इक्वल हो? तो पहले तो मुझे बताओ, किसी भी राशि को लोगों में एक समान बांटने के लिए आप एलसीएम मेथड फॉलो करते हो या एचसीएफ फॉलो करते हो? बताओ। धारिता वाला सवाल है, एक समान धारिता कितनी होगी, एक समान मात्रा कितनी होगी, एक समान वह पौधों की संख्या कितनी होगी? याद आया? उस कंडीशन में हमेशा एचसीएफ लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ। अब क्या, जब बड़ी वैल्यू आती है एचसीएफ का डिवीजन मेथड काम में लेना चाहिए। 2703 तो डिवीजन मेथड ऐसे काम करता, 2 बार भाग गया तो 6 0 2 हो गया, 2006 बन चुका है। अब देखना, 13 में से 6 गया, 7 हो गया, ठीक है? यहां बच गया 9 697। ये वैल्यू छोटी है, इसको इधर ले लो। याद रखना, जैसे ही ये वैल्यू छोटी आती है, जो भाजक था यहां पर, जो भाग दे रहा था, वो यहां पर वैल्यू बन जाएगी। अब आपको पता है, एक बार 1200 तो ज्यादा हो जाता है, 697। 13 में से 7 गए तो 6 हो चुका है। और यहां देखिएगा, 9 में से 9 0 और 9 में से 6 306 बन चुका है। फिर 306 इधर आ जाएगा और 697 इधर हो गया, 697। तो आपको पता है 2 बार भाग जाएगा, 612। यहां से 7 में से 2 गया 5 और 9 में से गया 85। और 85 किसके पहाड़े में आता है? 17 के पहाड़े में। अब यहां तक पहुंच चुके हो तो आगे भी आप कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? 85 हो चुका है, इसको यहाँ 306 को लिया। 85 4 32 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार 15 24 और 1 25। 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 5 गया 5 51। फिर 85 भाग गया 1 बार, यहां से 4 और यहां से 3 34 आएगा। फिर भाग गया 1 बार, यहां से 17 आएगा। तो फाइनली आंसर 17 ही बनेगा। इस मेथड को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रोसेस करते हैं। और वैसे ये वैल्यू 17 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। ओके, वैसे 85 आया तो आई होप सबको पता चल गया कैसे सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 384 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, एक सेकेंड,
ठीक है। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में और विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दूसरी रेल को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेल की चाल कितनी होने वाली। पहले तो आप सभी बच्चे एक मैसेज को करके बताइए, जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो रेल की लंबाई किसका कार्य करती है। याद आया? थोड़ा सा भी अगर आपने बेसिक वाले कोई वीडियो देखा या हमारे किसी बैच में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि रेलगाड़ी जब किसी भी ऐसी स्थिति में, जब पेड़ खंबे को, किसी पोल को, इस कंडीशन किसी पेड़ को पार करे तो रेल की लंबाई दूरी का काम करती है। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, तो दोनों लंबाइयों को जोड़ा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक दो को रिकॉर्डेड लग रहा है तो उनको थोड़ा फ्री कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हाँ, क्लास रोज इसी समय होती है, 9:15 बजे क्लास शुरू हो जाती है। पहली क्लास कल 1 सितंबर को हुई थी, आज अपनी ये दूसरी क्लास है और रेगुलर में एक पेपर सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, ये अपनी रेलगाड़ी हो गई, दिख रही है सभी को। एक बिजली के खंभे को पार कर रही है, अपना बिजली का खंभा हो गया मान लीजिए 12 सेकंड में। तो मैंने बोला रेल की लंबाई दूरी बराबर चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और यहां से स्पीड क्या बनेगी बताओ? चाल बराबर दूरी बटा समय, 384 अपॉन समय हो गया 12 इंटू 3 36, 2 बज गए 12 दूना 24 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनिएगा, विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में। अब आप बताओ, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो कल भी मैंने बोला था और आगे भी मैं बोलता रहूंगा इस चीज को, क्योंकि हर एक शिफ्ट में ऐसा टाइप आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो कॉपी में अभी से राइट डाउन कर लो कि सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटाया जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ा जाता है। ओके, यहां से दोनों को जोड़ेंगे, यहां से इसकी लंबाई है 384, तो इनकी भी 384, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 384 प्लस 384। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8 और 8 16, 6 और 1 768, और समय लगाया 12, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 768 बटा 12। 12 इंटू 6 72, 4 12 इंटू 4 64 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप बताओ, पहले की स्पीड अगर 32 है और दोनों की स्पीड, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू बताओ, ये तो कंबाइंड वैल्यू है, तो पहले वाले की स्पीड हो जाएगी 32 मीटर पर सेकेंड, घटाते इस सेकेंड की स्पीड 32 मीटर पर सेकेंड, जो अपने इस डी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? और अगर आप एक चीज और समझ लीजिएगा इस चीज को, यहां पर अपनी जो सेम डिस्टेंस है उसको कवर किया है और समय कितना लगाया इन्होंने? 12 सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल। इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना है। चलो, इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन हमारे पास है, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मुझे आप सभी बच्चे बताओ, ये हाल फिलहाल में जो यूपी पुलिस के पेपर हुए थे, ये सवाल कितनी बार छपा बताओ? आपको पता है कि नहीं, बताओ। ये सवाल अगर आप पेपर का एनालिसिस साथ साथ में देख रहे थे या थोड़ा बहुत भी पेपर देखे होंगे, तो आपको पता है ये सवाल बहुत ही ज्यादा रिपीट हुआ था। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप एक चीज बताइए, जब क्रय और विक्रय गुणा में हो तो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट, तो यहां से क्रय विक्रय की रेशियो कितना बन जाएगा? 6 और 5 का ऑपोजिट 5:6 बन जाएगा। 5 में लाए और 6 में बेच दिया, 5 से 6 में 1 का प्रॉफिट 5 पर गुणा 100। सिर्फ आपको ऑपोजिट रखना था, पर याद रखना कभी कभी ये सवाल रिवर्स भी आता है, पहले सेलिंग प्राइस आती है बाद में कॉस्ट प्राइस, तब थोड़ा समझदार रहना बस। ठीक है, या यूं समझ लो, क्रय बटा विक्रय किया तो इधर 5/6 हुआ, 5 की चीज को 6 में बेचा, 1 का फायदा 5 पर, तो फायदा हो जाएगा आपका 20% प्रॉफिट, और 20% प्रॉफिट आपके सी ऑप्शन में मौजूद है।
अब बताओ, ऐसा सवाल आप सब कर सकते हो? एक बार मैं चाहूंगा, अभी तक मैंने बोला नहीं है लेकिन अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो सबसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, एक बार सभी बच्चे इस सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। रेगुलर ये सेशन मैं आप सब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री लेकर आ रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, हमारा दूसरा पेपर सॉल्यूशन ऐसे 2024 की हर शिफ्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। फरवरी में शुरू हुआ था ये पेपर, मिड ऑफ मार्च तक चला था, वो सारे 2024 के लेटेस्ट पेपर होंगे। आधार की त्रिज्या 70 है, ऊंचाई 14 है, तो पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होने वाला? जल्दी से बताइए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है, आधार की त्रिज्या आपको गिवन है और आपको यहां से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा पिरामिड के लिए? यहां से 2 पाई आर एच, इसको मिटेगा कैसे? तो पाई की वैल्यू अपने पास बन जाएगी 22/7, रेडियस हो जाएगी अपनी 70 और हाइट अपने 14 है ही। 7 की टेबल में 2 बार हो जाएगा, कितना फिर? 22 दूना 44, 44 दूना 88, 8 7 56, 56 और 5, 56 और 5 61, 6160 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएगा। हमें सिर्फ आर और एच की वैल्यू को पुट करना था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एक मैच का विक्रय मूल्य 6875 है, तो लाभ प्रतिशत 25 है, तो मैच का क्रय मूल्य, मैंने क्या बोला? विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य का सवाल एसएससी जीडी का फेवरेट है। ये सवाल प्रॉफिट लॉस में भी बनता है और ये डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट में भी बनता है। तो क्या करेंगे, देखो 6875 है, 25 का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस ला सकते हो 100/125। 5 की टेबल में 4 बार, 5 की टेबल में 5 बार, 5 से 1 बचा, 5 दिया 15, फिर 3 बचे, 7 5 35, फिर 2 बचे 5, 20 28 2 30, 3 12 3 15, 1 4 और 1 5, 5500 रुपए आपका उत्तर बन जाएगा। 5 है तो ब्याज की दर कितनी होने वाली है? जल्दी से बताइए। हाँ, प्रैक्टिस एट रेगुलर मैंने बताया ना, 9:15 बजे अपनी ये रेगुलर क्लासेस रहेगी। ये धनराशि 5 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? आपको मैंने पहले ही बोला था, आज की क्वेश्चन में जो बनता है, या तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा, या आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, या फिर आपसे जो है टाइमिंग पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बहुत आजकल पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, टाइम पीरियड अपने पास 5 साल है और हमें बोला ब्याज उस राशि का 2/5। एक चीज और मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए काम कर सकते हो, आप किसी भी हमारे पुराने बैच में, किसी भी बैच में चले जाओ, साधारण ब्याज पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिन की क्लास में यही टाइप आपको क्लियर कराया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता आपके पेपर में आजकल। मुझे एक चीज बताओ, समय पता, ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लानी है, तो ब्याज इंटू 100 बटे में राशि हो गई 5 और समय भी हो चुका है 5, 25 की टेबल में 4 बार, 4 2 जा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 8%, जो हमारे इस डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? अब ये सवाल आप बताओ, किसी एक्स वाई की जरूरत पड़ी, पीक्यूआर की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं मानना था, आपको टाइमिंग दिया हुआ था, रेशियो भी दे रखा था। मुझे आप बताओ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता? फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो। तो ब्याज यहां से 2 हो गया, राशि 5 हो गई। एक चीज ध्यान से सुन लो, अब मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें क्या नया पेज मेरे हिसाब से ऐड होगा नहीं, ये 3 चीज मैं लिख रहा हूं, सुन लो आप। चाहे मैं आपसे प्रिंसिपल पूछूं, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं, चाहे मैं आपसे टाइम पूछूं, याद रखना आपको कि SI इंटू 100 हमेशा ऊपर रहता है। SI इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ये फॉर्मूला तो आप ध्यान कर लो, 100% पेपर में आएगा, कोई नहीं बचा सकता इस क्वेश्चन को, बनना ही बनना है, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल हमें लाना है, रेट और टाइम हो गया, रेट हमें लाना है, प्रिंसिपल और टाइम हो गया, टाइम हमें लाना है, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है? अब बताओ, ये तीनों चीज अगर आपको आती है, चाहे आपसे मूलधन पूछे, चाहे आपसे दर पूछे, चाहे आपसे समय पूछे, आप हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं आगे की ओर।
इस क्वेश्चन का आंसर लाना है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले 0.1 का स्क्वायर, 1 का तो 1 ही होता है, लेकिन आपको पता है 0.1 का मतलब 0.1 इंटू 0.1, 2 अंकों पर पॉइंट तो 0.01, और 0.01 का मतलब 0.01 का ऐसे गुणा हुआ होगा, हाँ या ना बोलो। इसका रिजल्ट भी एक ही आएगा, लेकिन जो पॉइंट लगेगा वो 4 डिजिट पर, 1 2 और 3 4 हो गए, अब पॉइंट हो गया। इनको जोड़ लीजिए। क्या ये जोड़ नहीं कर सकते? आप बताओ, डेसिमल की जोड़ तो हम सीखते हुए आए हैं। तो ये हो गया 0.01010101 अपने पहले ऑप्शन में मौजूद है। आगे 0 लगा देना, थोड़ा अच्छा लग जाएगा। क्लियर है सबको? अब बताइए, इसमें 1% भी कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए, x का 45% 4 के 15% के बराबर है, तो x का x अनुपात y क्या होगा? मेरे हिसाब से यहां टाइप में एरर है, सही है क्या? 4 के 15% के बराबर है, तो x बटा y क्या होगा? 4 नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। ये y के 15% के बराबर है ना, ये थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि भी लास्ट में x रेशियो y पूछा है, तो नो डाउट यही क्वेश्चन होगा अपना। तो देखिएगा, x का 45% डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू y 15%। अब आप बताओ, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 से एक बार, 15 से 3, तो x इंटू 3 बराबर y इंटू 1। अब हमेशा ध्यान रखना, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो कि जब ये वैल्यू मल्टीपल में होती है तो रेशियो में एक दूसरे की ऑपोजिट हो जाती है। तो x रेशियो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? बोलिए, 3 और 1 का ऑपोजिट 1 रेशियो 3 होगा, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन अपना ये बहुत बढ़िया, और आपको पता है एमडीएच जो है ना, वो जीडी का फेवरेट सवाल है। एमडीएच, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, पता नहीं इतनी गहरी दोस्ती इनकी कैसे है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यदि 72 जिल्द 720 पुस्तकों की जल्दबाजी 22 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 12 दिनों में 760 पुस्तकों की जिल्द बंदी करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले देखिएगा, 72 लोग कितने दिन में, 22 दिनों में कितनी किताब तैयार कर रहे हैं? 720। फिर हमें बोला 12 दिनों में 760 तैयार करनी है, तो हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी? जल्दसाज का मतलब होता है जो काम कर रहा है, उनकी बात यहां पर की गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, चलो, और 72 से 72 कैंसिल हो ही रहा है, और क्या चाहिए भी हमें? 2 से 11 बार, 2 से 6 बार, 6 से 11, वज्र गुणा होगा, 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, और 121 अपने सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? क्या हम अगले प्रश्न पर चलते हैं? चलिए देखिएगा, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% ज्यादा है, तो आप बताइएगा 60% मोर देन है 160, और 20% का डिस्काउंट, अभी मैंने बोला था 20% 1/5, 5 इंटू 3 15, 32 का डिस्काउंट हो गया, तो कहां पहुंचे? 30 गए, 30 में से 128। अब आप ही बता दीजिए, 100 वाली चीज अगर 128 में है तो प्रॉफिट हो जाएगा अपना 28%, जो आपके इस बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो संख्या का 35% कितना होने वाला है? जल्दी से बताइए। एक बच्चा पूछा था सर पीडीएफ कहां मिलेगी? तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास ये जो नंबर है ना, एक बार इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नहीं तो अपनी जो ऐप है ना, उसको डाउनलोड करके पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको ये जो क्लासेज है, इनकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
चलिए इस सवाल का आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी संख्या के 20% का 25% 250 है। अब देखो एक संख्या मैंने पता ना 20% 1/5 का 25% 1/4 बराबर 250 है। भाई अब ये बात है ना कैसे बनी, ध्यान से सुन लेना। अब आपको अभी भी नहीं क्लियर है तो थोड़ा लिखना शुरू कर दो कॉपी में। अब भाई 20% 1/5 होता है, 25% जो है ना वो 1/4 होता है। ये फ्रैक्शन हमें ध्यान से आना भी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो 20 है तो उधर गुणा हो जाएगा, n की वैल्यू 250 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 5000। और फिर बोला उसी का 35% लिया, 35% ला सकते हैं। 0 25 15 और 2 1750 जो अपने इस बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। यही हमारा राइट एंड परफेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 15 हो चुके अपने, 16 भी हो चुका था। चलो 15 हुआ है, 16 ये रहा। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा। 9,000 रुपए 80% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि दर पर उधार दिए तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और वार्षिक दर है ना ईयरली। देखो दर में आपके 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, ईयरली, क्वार्टरली, वार्षिक बनेगा, अर्धवार्षिक बनेगा, या फिर तिमाही वाला जो क्वेश्चन है त्रैमासिक वाला, ये सवाल हमारे पास बनता है। 9,000 रुपए 80% की दर से उधार दिए जाते हैं, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। ये देख लो। अब एक्चुअली क्या होता है अर्धवार्षिक का मतलब, जो ब्याज आपके 12 महीनों में जा रहा था ना, वही ब्याज अब 6 महीनों में जाएगा। ऐसे ही ब्याज की दर अगर त्रैमासिक होती ना, तो जो ब्याज सालाना जा रहा था ना, वो हर 3 महीनों में जाएगा। और जब वार्षिक होती है तो ब्याज 12 महीनों में जाता ही है। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, 6 महीना आधा हिस्सा, तो दर 80 काम नहीं आती है, 80 की आधी हो जाती है 40%। और रुपए 9,000 है, और 9,000 पर 100 पर 40 की दर 140। अब जो है ना साल तो एक ही है ना 12 महीने, लेकिन 6 महीने हैं तो ब्याज जाएगा 2 बार। तो 2 0 से 2 0, बाकी 2 0 से 2 0। 196 इंटू 90 कर लीजिए, तो 0 9 इंटू 6 54, 5 81 और 5 86, 8 और 9 हो गए 17 640। तो ब्याज कितना बन गया 8,640 बन गया। ये मिश्र धन आता है, यहाँ जो रिजल्ट आता है ना, ये हमेशा अमाउंट आता है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, ब्याज समेत जो रुपए होते हैं ना, उसको अमाउंट बोलते हैं। ओके, अब बताओ 9,000 से 17 हुए तो ब्याज कितना बन जाएगा 8,640 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, PQR में राशि 8,400 को इस रेशियो में बांटा जाए तो आर का हिस्सा। अब मुझे बताओ ये सवाल कल के पैटर्न में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि रेशियो जब फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको सिंपल करने के लिए हमेशा एलसीएम से गुणा कीजिए। तो क्या करना देखिएगा, PQR को 2/3 रेशियो 3 रेशियो 1/3 में, और इसको सरल करने का सिंपल तरीका एलसीएम से गुणा कर दीजिए। ओके, तो क्या होगा देखना, 3 से 3 कैंसिल, 2 रेशियो बना, 3 3 जा 9 हो गया, 3 से 3 कैंसिल 1 बना, 10 और 2 12। अब वो हम कह रहे हैं टोटल 12 हो रहे हैं और सवाल कह रहा है 8400, 12 अनुपात 8 400 का है, तो 1 अनुपात पड़ गया अपना 700 का। आर का हिस्सा लाना तो 1 से गुणा करें, तो 700 इंटू 1 हो गया 700, जो अपने किस ऑप्शन में है, जो अपने सी ऑप्शन में मौजूद है। ये अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ, प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे अर्जुन, प्लेलिस्ट जल्दी अपडेट हो जाएगी आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दे तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, गोले का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले बताओ ये चीज तो पता है ना सभी को। अब वॉल्यूम हमें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके जो मेंसुरेशन है ना, वो आपके कंप्लीट सिलेबस में है। ठीक है, तो आपको 2D भी पढ़ के जाना पड़ेगा और 3D भी पढ़ के जाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 4/3 कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, पाई भी कांस्टेंट है, 22/7 फिक्स रहेगा। चेंजेस रेडियस में होगा, आर क्यूब का मतलब r इंटू आर होता है। अगर एक त्रिज्या बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी,
एक त्रिज्या घटेगी तो दूसरी तीसरी तीनों घटेगी। अब हमें बोला 50 की वृद्धि हो गई, तो आप बताइए 50% कितना होता है? 1/2। तो देखना 2 पर 1 की वृद्धि 3, सबके सब बढ़ जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो गया 27। कितने की वृद्धि हो चुकी है बताओ? तो यहां से 10 17 और 2 19 हो जाएगा। 19 की वृद्धि 8 के ऊपर मल्टीप्लाई 100। तो देखना 8 दूनी 16, पीछे बच गए कितना बच गया अभी? 3 8 दिया 24, फिर बच गए 6, 8 7 56, पीछे बच गए 4, 237.5% जो अपने इस डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, मसप ये है तो लसप लाओ। अब बताओ यहां पर ये लाइन अपनी कॉपी को स्वर्ण अक्षरों में लिख दो कि कोई भी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणा के इक्वल होता है। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा इनके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। एलसीएम मुझे पता नहीं है, लेकिन एचसीएफ 4 हो गया और दोनों का गुणनफल 720 है, तो वैल्यू कट रही है, 4 एकम 4 3, 180 हो जाएगा अपना एलसीएम, और 180 अपने सी ऑप्शन में मौजूद है। ये सवाल गलत मत करना, ये सवाल बनता ही बनता है पेपर में, ध्यान रखना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। स्वप्निल एक सोफा को 16 दिन में बना सकता है रेवती के साथ काम करते हुए 128/17 दिनों में। यदि रेवती अकेले काम करे तो कितना समय लगेगा? तो भाई स्वप्निल जो है वो तो 16 दिन में, और इसके साथ काम करते हुए 128/17। अब बहुत जनों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सर कि फ्रैक्शन में आ जाए तब हमें एलसीएम कैसे लेना चाहिए। तो आपको क्या करना, ऊपर वाले अंकों का एलसीएम ले लीजिए। यहां से ये बन जाएगा 128, इस टेबल में 8 बार और इस टेबल में 1 बार, तो कट जाएगा 17 चला गया अपना ऊपर। बताओ कोई तकलीफ हुई अपने? अब ध्यान से सुनना, ये काम स्वप्निल का है लेकिन रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए, तो ये अकेले का नहीं है, दोनों मिलकर है। तो ओनली रेवती का काम हो जाएगा 17 में से 8 गए 9 यूनिट, और करना कितना है? रेवती को 128/9 हो जाएगा, और 128/9 आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। हाँ, सारे जो पेपर्स एसएसजीडी के वो सारे हम डिस्कस करने वाले, रोज रात 9:15 बजे अपनी ये क्लासेस रहेगी। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी बच्चों को जरूर अच्छा लगा होगा। कल के सेशन में हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा तीसरा शिफ्ट है 20 फरवरी का, रोज की 4 शिफ्ट हुई थी, ध्यान रखना, और टोटल ऐसे 56 शिफ्ट है, और एक एक्स्ट्रा शिफ्ट हुई थी जो री एग्जाम हुआ था, टोटल 57 है। एक्चुअली मैंने कल 52 बोला था, वो 52 नहीं है 56 है। 56 शिफ्ट तो रेगुलर हुई थी और फिर एक आपका री एग्जाम हुआ था, टोटल 57 शिफ्ट है। वो पूरी की पूरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 हो चुकी है कंप्लीट, 1 सितंबर से सेशन शुरू हुआ है, आज अपना 2 सितंबर, कल 3 सितंबर को हम अगली क्लास पर बढ़ेंगे, और 5 सितंबर को आ रहा है आपका जीडी का कंप्लीट नोटिफिकेशन। ओके, चलिए 16 रिपीट करना। 16 में क्या था भाई इतना भारी? क्या था ऐसा 16 में? था क्या कुछ? एक जगह कह रहे रिपीट करोगे? अरे भाई 16 में ये था, ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है ना, तो दर आधी हो जाती, समय दुगुना या समय के 2 टुकड़े हो जाते। तो दर 80% थी ना, वो 40 हो गई, और 12 महीने है ना, तो 6-6 महीनों में ब्याज यानी समय के 2 टुकड़े बन चुके। तो देखो समय 2 जोड़ी बन चुका है। ये क्या मैं लेके आया, 100 से 40 का ब्याज, तो 140 मिश्र दर है। 140 2 साल थे तो गुणा कर लिया, 17,640 आ गया। अब 9,000 उधार लिए थे, 17 हो गए, तो ब्याज बन गया 8,640। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद का मैसेज एक कमेंट में कर दोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि सेशन आप रेगुलर अटेम्प्ट कर रहे थे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कल के सेशन की ओर। कल हम लोग पढ़ेंगे अपने शिफ्ट 3 का एनालिसिस। ठीक है, रेलवे का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो रेलवे के लिए टारगेट बैच 1.0 कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और जीडी का भी बैच हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। एडमिशन बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, जिनको भी लेना है एडमिशंस ले लीजिए। वापस बता देता हूं, 9 तारीख से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी एसएससी जीडी वाले बैच में। ठीक है, एसएससी जीडी की जो मैथ्स है ना, 9 तारीख से मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, जीके और हिंदी की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर वीओडी फॉर्मेट में रिकॉर्डेड अपलोड होगी। ओके, चलिए।
मिलते हैं सभी से कल। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।